जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं मतलब ऐड हैं, और उसमें उनमें जो चीज़ें ऐड हैं उनको हम किस तरह और कैसे स्टडी करेंगे। हमने फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 1 पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स। ये ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स जो है वो टॉपिक 1.1 के बिल्कुल साइड पे दिया हुआ चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक 1.1 के साइड पर दिया हुआ है, ये गिवन है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के। फिज़िक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अब फिज़िक्स की जो है वो कितनी ब्रांचेज हैं हम वो यहाँ पर देखेंगे। अब फिज़िक्स की जो ब्रांचेज हैं वो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में जो है हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास मोशंस आएंगी हम वो सारी मैकेनिक्स के अंडर स्टडी करेंगे। अब लाइक कोई भी एक पर्सन है या कोई कार है, ठीक है, जैसे कि एक कार है तो वो क्या करेगी, यहाँ से मूव करेगी, ठीक है, और यहाँ से मूव करके इस यहाँ तक इसने मूव करना है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए इसे कोई ना कोई डिस्टेंस रिक्वायर होगा, ठीक है, डिस्टेंस रिक्वायर होगा, ठीक है, तो उसका कोई एक्सेलरेशन आएगी, कोई वेलोसिटी आएगी, तो ये सारा कुछ जो है ये अंडर मैकेनिक्स आएगा। अब मैकेनिक्स की जो अगर डेफिनेशन देखें या मैकेनिक्स क्या है, इसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को इसमें हम स्टडी करते हैं। फिर इसमें हम इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों मूव कर रही है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर अगर हम एक स्नोकर की बात करें, स्नोकर जो है वो एक जिगजैग पाथ में मूव कर रहा होता है, स्नोकर, ठीक है, वो इस तरह एक जिगजैग पाथ में मूव कर रहा होता है, ठीक है, ये तो हो गया। अगर हम एक बॉल की बात करें, एक बॉल है, ठीक है, उसको अगर हमने हिट किया, ठीक है, तो हम देखते हैं उसकी मूवमेंट जो है वो लीनियर है या प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो कौन सी मोशन है, ठीक है, तो सारा कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, अंडर मैकेनिक्स। अब इसमें हम जितनी मैकेनिक्स में मोशन पढ़ेंगे उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, डिस्टेंस भी होगा, तो ये सारा कोई इफ़ेक्ट्स है। तो इन सब इफ़ेक्ट्स के बावजूद भी कि बॉडी मूव कर रही है अंडर मैकेनिक्स, तो वो क्यों मूव कर रही है, तो ये सारा हम किस में डिस्कस करेंगे, अंडर मैकेनिक्स। नेक्स्ट इज हीट। सेकेंड ब्रांच इज हीट। हीट क्या है? अब हम देखते हैं कि हीट जो है हमारे पास इस हीट से हम बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है, इससे हम बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। हीट एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हम हीट एनर्जी से हम स्टीम इंजन चला सकते हैं, ठीक है, स्टीम इंजन को रन करा सकते हैं। अगर हम बात करें कि स्टीम इंजन कैसे रन होंगे, अगर वाटर को हीटअप किया जाएगा, एक हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, जो वाटर जो है वो मतलब गर्म होगा, उससे क्या होगा, स्टीम बनेंगे, तो उन स्टीम को हम क्या करते हैं, उन स्टीम को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लें, एक फैमिलियर एग्जांपल, टाइटैनिक की एग्जांपल लें, टाइटैनिक, ठीक है, इसकी एग्जांपल लें, तो टाइटैनिक जो है कोल को बर्न किया जाता है। जब कोल बर्न होता है तो उससे क्या होता है, यानी कि हमारे पास पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म होने की वजह से वो स्टीम बनती है। उन स्टीम से हम क्या करते हैं, स्टीम इंजन रन करवाते हैं। अब पहले ऐसा तो नहीं था, हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर थी जिससे हम क्या करते थे, उसको ऑन करते थे तो टाइटैनिक भागना शुरू हो जाती थी, नहीं, तो हम कोल की मदद से टाइटैनिक के स्टीम इंजन रन करवाते थे। इसी तरह ऐसे ट्रेन
जिसका इंजन स्ट्रीम होता था, ठीक है। पहले ऐसे ट्रेन से तो उसमें भी क्या प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, पानी को गर्म किया जाता था, वहाँ से ही जो है वो मतलब इसे स्टीम निकलती थी। तो स्टीम से हम क्या करते थे, स्टीम इंजन रन करवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ साउंड। अब हमारे पास नेक्स्ट है साउंड। थर्ड वन इज साउंड। साउंड, अब साउंड क्या है, हाँ, जो साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस है, साउंड जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, वो वेव की फॉर्म में जाती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह, हम अगर कोई एक पर्सन बोल रहा होता है तो उसकी आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, तो वो आवाज़ जो है, जो वो वॉइस जो है वो किसकी फॉर्म में जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में जाएगी। अगर ये वेव ना होती तो आवाज़ कैसे ट्रैवल हो सकती, ठीक है। इसलिए वेव की मदद से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अगर हम एक एग्जांपल ले, टेम्पल में जो बेल लगी होती है, ठीक है, जब उसे रिंग किया जाता है पहले वो ज़ोर से बजती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बजते बजते आहिस्ता आहिस्ता होती कम हो जाती है। अगर क्या होता, अगर ऐसा होता कि उसकी आवाज़ बंद ही ना होती और वो चलता रहता, चलती रहती बेल, तो उसे क्या होता, फिर तो हमें ऐसा होता हमारी यूनिवर्स से हमें सारी आवाज़ें ही आ रही होती। जैसे कि सन की बात करें, सन में कितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर उनकी आवाज़ें हम तक आना शुरू हो जाए ना, तो हम इतने जो ह्यूमन एयर है तो वो इतनी आवाज़ नहीं सुन सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि बेल को रिंग किया जाता है, वो बजते बजते आहिस्ते आहिस्ते स्टॉप हो जाती है। अगर आप इसमें डैम्प और अनडैम्प्ड की बात करें, इसमें वर्ड होता है डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। डैम्प्ड में क्या होता है, उसमें आवाज़ की फ्रीक्वेंसी पहले तेज़ होती है, फिर आहिस्ता 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 होते होते कम हो जाती है। और अनडैम्प्ड में क्या होता है, अनडैम्प्ड में आवाज़ कम ही नहीं होती, आवाज़ आती ही रहती है, यानी कि उसकी जो ये जो हमारे पास वेवलेंथ है या इसका एम्पलीट्यूड है वो ख़त्म नहीं होता। तो इट्स मीन आवाज़ भी चलती रहती आती, यानी कि डैम्प और अनडैम्प में डिफरेंस बता दी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी अंडर साउंड स्टडी करेंगे। अब फोर्थ वन इज लाइट, ठीक है। फोर्थ वन इज लाइट। अब लाइट क्या है, कैसे ट्रैवल होती है, इसकी क्या क्या डायरेक्शन, यानी कि ये किस डायरेक्शन मूव कर रही होती है, लीनियर डायरेक्शन मूव कर रही होती है या किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये और किस स्पीड से मूव कर रही होती, तो ये सारा कुछ आएगा अंडर लाइट। अब लाइट में ना एक कॉम्पटन इफेक्ट होता है और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। कॉम्पटन इफेक्ट और नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक। अब हम कहते हैं लाइट्स के छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं, ये सॉरी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, लाइट, ठीक है। तो ये ही लाइट क्या है, हमारे पास फोटोन है। अब फोटोन क्या कर रहे होते हैं, यानी कि एक एक्सरेज फोटोन जो है जब वो एक टारगेट पार्टिकल से टकराते हैं, ठीक है, एक्सरेज फोटोन जब ये एक टारगेट पार्टिकल से टकराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास लाइट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को प्रोड्यूस करवा रही है, इससे इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आएगा अंडर लाइट। अगर हम लाइट के स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इस स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक वैल्यू है जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की है। स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास 5th ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम क्या देखते हैं, अगर हम बात करें कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके चार्जेस हैं जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं, तो कैसे अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं,
जो बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जिसको हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम घरों में भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म में अगर चार्जेस की बात करें, ठीक है, चार्जेस की बात करें, अगर आप बात करें एक हम एग्जांपल ले लेते हैं पेंट की, ठीक है। पेंट की एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले पेंट जो है वो ब्रशेस से होता था। अब क्या होता है, वो अगर गाड़ियों पे पेंट करना हो गाड़ियों में पेंट करना, तो उससे क्या होता है, हम एक स्प्रे बॉटल यूज़ करते हैं या स्प्रे यूज़ करते हैं। तो स्प्रे के आगे छोटी सी नोज़ल होती है, जब हम प्रेस करते हैं वो एक स्प्रे की फॉर्म में जो है वो पेंट निकल के आता है। जब हम स्प्रे को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आइंस क्रिएट होंगे, ठीक है। स्प्रे बॉटल को जब हम प्रेस करेंगे तो उस नोज़ल के ऊपर आइंस क्रिएट होंगे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक आइंस होते हैं। अगर आपने गाड़ी की सरफेस पे स्प्रे से पेंट करना हो, ठीक है, और जब स्प्रे को प्रेस करते हैं उसके ऊपर तो आइंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर तो आइंस होते हैं। तो उसकी शर्त ये है, अगर इसके ऊपर आइंस हैं तो इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल्स होना चाहिए जो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करे और यहाँ पर पेंट हो जाए उस गाड़ी पर। तो ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे अंडर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या करें, एटम को स्टडी करेंगे। अगर हम देखें, पहले कहा जाता था जो हमारे पास एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसके सब पार्टिकल्स में ये डिवाइड नहीं हो सकता। अगर ये डिवाइड नहीं हो सकता तो इसकी स्टडी यहीं पे रुक जानी चाहिए थी, ठीक है। तो एटम ने क्या किया, एटम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एटम अपने आप को अरेंज करके एक स्ट्रक्चर की फॉर्म बना रहे हैं। तो एटम की जो अरेंजमेंट है और वो जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इन सब को हम स्टडी करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। अब एटम को तो हमने इसके सब पार्टिकल में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर डिस्कवर हो। अब न्यूक्लियर डिस्कवर की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो न्यूक्लियर जो डिस्कवर हुआ उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट ब्रांच में पढ़ने वाले हैं। 7 न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम न्यूक्लियर को स्टडी करेंगे। अब कहना यह था कि एटम जो है वो उस सब पार्टिकल में डिवाइड नहीं होता था पहले, अर्ली टाइम की बात करें, लेकिन अब जो है एटम अपने सब पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अब न्यूक्लियस भी अपने सब पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियस के अब सब पार्टिकल आ गए, इलेक्ट्रॉन और अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये था इन सब की एक बहुत ही मतलब लार्ज स्टडी है न्यूक्लियर फिजिक्स पे, यानी कि इन सारी ब्रांचेस पे बहुत ही वास्ट स्टडी है। तो ये इन सब को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जियो फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच इज जियो फिजिक्स। अब जियो फिजिक्स में क्या है, जियो फिजिक्स में हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है, या अर्थ सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रही है और इसको कितना टाइम लगता है रिवॉल्व करने में, इसकी रोटेशन किस तरह से है और इसकी लेयर्स कितनी हैं, ठीक है। अर्थ के सेंटर में अभी भी कोर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जो लेयर्स हैं हमारे पास, उनमें किसी लेयर में एयर है और किसी में वाटर है, किसी में सैंड है। तो ये इन सब को हम स्टडी करेंगे जियो फिजिक्स में। तो जियो फिजिक्स में हम किस बारे में स्टडी करेंगे, ऑल अबाउट अर्थ, ठीक है। तो दिस वाज द एंड ऑफ योर टॉपिक। थैंक यू सो मच।